एक्चुअली काफ़ी सारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया, लेकिन अब बात है मैरिज लाइफ के बारे में। तो जैसे भी कोई कोई भी लड़की होती है, वो काफ़ी सारी जगह से गुजर चुकी होती है, अपने बचपन से लेके अपने डेथ तक की पूरी जर्नी बहुत अलग अलग पार्ट में उसने देखा होता है। तो आप मैरिज लाइफ से पहले की लाइफ आप मुझे बताइए ना कि कैसी रही है आपकी, आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते थे और उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था शादी के बाद का। जिस परिवार से मैं आ रही थी वहाँ जैसे मैंने बताया मेरे फादर जर्नलिस्ट थे और मेरे घर में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा रहता था। तो वो एक बेहद खुला माहौल था। लेकिन जब मैं शादी के बाद जिस परिवार में आई वो ज़मींदारों का परिवार था। वहाँ के कल्चर, रहन सहन, खान पीन सब कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो ठीक है, हर किसी के लिए मुश्किल तो होता है, वैसा ही मेरे लिए भी मुश्किल था। अब बात यह है कि हमारी जनरेशन में लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि बेटा जिस घर में डोली गई है अर्थी वहीं से उठेगी। राइट। तो हमें ये मालूम था कि कुछ भी हो, यानी कुछ भी हो, हमें अपने आप को नए माहौल में ढालना है, उनके हिसाब से एडजस्ट होना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ऑप्शंस नहीं थे उस समय। पर एक बहुत अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मेरा जो ससुराल था वो जमींदार परिवार होने के बावजूद बहुत खुले विचारों के लोग थे वो। जैसे कि आप अचंभा करेंगे कि मैंने ड्राइविंग मेरे ससुराल में जाकर के सीखा। मुझे साइकिल चलाना तक नहीं आता था तब। और ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आपको साड़ी पहननी है या आपको सूट पहनना है या आपको घूंघट निकालना है या आपको सर पर कपड़ा रखना है। जबकि आज भी मेरी जॉइंट फैमिली है। आज भी हम 15 कज़न्स एक ही फार्म हाउस में रहते हैं। आज भी मेरा जॉइंट फैमिली है। ओके। तो उतने बड़े परिवार के जैसे बंधन है उसके साथ उसके बेनिफिट्स भी हैं। आपको इतना सारा प्यार मिलता है, इतना सारा कोऑपरेशन मिलता है, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे मेरे फादर ने सिखाया था कि हर चीज़ का जो एक ऑप्टिमिस्टिक पहलू है उसको देखो, पेसिमिस्टिक पहलू को मत देखो। तो जब हम किसी भी चीज़ की ब्राइटर साइड को देखना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने उसके ब्राइटर साइड को देखा और आप विश्वास मानिए आज की तारीख में भी उतने बड़े परिवार को उस घर के बुजुर्गों ने बांध कर रखा है। और आज भी हम सब मेरे परिवार में वहाँ अगर मैं गिनने जाऊँ तो मोर देन 80% हैं। और सब इतने क्लोज निट हैं, इतने क्लोज निट है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अभी भी इतने लोग साथ में रहते हैं? बिल्कुल, हम एक ही फार्म हाउस में सारे कजन्स रहते हैं। तो हम तो कोई छोटा मोटा फंक्शन करें तो बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वही मैं सोच रही हूँ। उसके इतने फ़ायदे हैं, इतना मज़ा आता है उस परिवार में। जैसे आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बूढ़े लोग फेस कर रहे हैं वो है अकेलापन। हमें तो अकेलापन क्या होता है पता ही नहीं होता है। सारा दिन आज एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, पूरा दिन हमारे घर में ये चलता रहता है। बट 80 पीपल एक साथ रह रहे हैं एक ही फार्म हाउस में, तो उनके बीच कभी कहा सुनी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते? कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं आता है? नहीं नहीं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। अलग ओपिनियन के लोग हैं, अलग मूड के लोग हैं, अलग विचारधाराओं के लोग हैं, सब हैं। लेकिन सबको ये मालूम है कि भले हम सुबह लड़ेंगे लेकिन शाम को इकट्ठे बैठना है। तो ये समझ कितनी बड़ी बात है। हाँ, पर वो उस संयुक्त परिवार में रह करके समझ आता है। राइट। वहाँ सब एक दूसरे की कीमत समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी बात को लेकर के कोई मतभेद नहीं होता है। लेकिन एक सिद्धांत है मेरे परिवार का और वो ये है कि कितना भी कुछ हो जाए फाइनली मिलके इकट्ठे बैठना है और उसमें बहुत मज़ा है। पर मैम जॉइंट फैमिली का जो मज़ा है ना, वो आपने जो अभी बताया ना कि अभी जो बुजुर्ग हैं, इवन आप बुजुर्ग की बात नहीं करूँगी, मैं अभी बच्चों की भी बात करूँगी कि बच्चों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि जैसे ही थोड़े बड़े हो गए और फिर ये मतलब पेइंग गेस्ट और हॉस्टल में जाके पढ़ाई वढ़ाई करना, अकेले रह के इतनी छोटी एज से वो अकेले रह के देख लिया होता है, उनको अकेले के पन के अलावा कुछ मज़ा भी नहीं आता है। जॉइंट फैमिली में कैसे, तो मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहने का जो एक लोग अभी मिस कर रहे हैं ना, वो चीज़ सीखनी चाहिए। देखिए, इसके लिए मेरा एक अलग ओपिनियन है। उस एकाकी जीवन में बच्चों को हमने ही तो पुश किया है। हम में से हर एक को अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना था। जब बच्चे हॉस्टल में जाते हैं शुरू का 6 महीना रोते पीटते हैं, उन्हें परिवार से अलग नहीं रहना था। उस लाइफ में उनको पुश हमने किया क्योंकि हमें बहुत बड़ा आदमी बनाना था अपने बच्चे को। अब इसमें मैं एक बात सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, जो बच्चा 4 साल हॉस्टल में रहा, उसके बाद 3 से 4 साल पीजी में रहा, 8 साल वो बच्चा अकेला रह करके आया है। अब उसे अपने ढंग से उठना, अपने ढंग से बैठना, खाना पीना, रहने सहने की आदत हो गई है। फिर जब वो बच्चा परिवार में आता है तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रातों रात हमारे हिसाब से चले, हमारे ढंग से उठे बैठे, खाए पिए, सोए जगे, हमारे कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशंस को रातों रात एक्सेप्ट कर ले। वो पॉसिबल नहीं है
यहीं पर आकर के वो जनरेशन गैप आता है। राइट। अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा अब 8 साल बाद जो उसके जीवन का प्राइम पीरियड था वो उसने अकेले गुजारा है, अब वो सबके साथ मिलजुल करके हैप्पी फैमिली दिखाया, हाँ 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 मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका और सॉल्यूशन नहीं है मैम कुछ? नहीं, सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, समय देना पड़ेगा। जब बच्चे, आज के समय में जो बच्चे शादी करते हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100% हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से उठें बैठें खाएं पिएं सोएं जागें, सब कुछ वैसे करें जैसे हम चाहते हैं। राइट। हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे बच्चे वो हैं जो 8 से 10 साल अकेले बाहर रहकर आए हैं। उन्हें अगर हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से ढलें तो हमें समय देना होगा, उनको समझना होगा, अपने आप को भी उनके हिसाब से थोड़ा ढालना होगा, इस दिमाग को खुला रखना होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो आपको और आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो आपको भी तो उनको और उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा ना। राइट राइट, बात जब सही है। वो देखेंगे कि आप उनको, उनके मेथड्स को, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हर हालत में विश्वास कीजिए एक समय ऐसा ज़रूर से आएगा जब वो आपको, आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी विचारधारा को, आपकी भावनाओं को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन समय चाहिए। मैम पहले की बात अलग होती थी मैरिज की, क्योंकि ना लड़कियों में सेक्रीफाइस अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, और पेशेंस लेवल काफ़ी हाई होता था जो अभी की लड़कियों में नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपकी मैरिज लाइफ थी, जैसे आपने बोला कि आपका फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पे अलग था यहाँ पे अलग था, फिर भी आपने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, जो था एक्सेप्ट कर लिया, तो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड में होने के बाद कैसे एक्सेप्ट किया जाता है सब सारी चीज़ों को, और अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि तब के टाइम पे तो चलो वो चीज़ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके अंदर होती थी सबके, अभी वो नहीं है, तो उस वजह से डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं या नोक जोक बढ़ रही है। और मुझे लगता है इस डर की वजह से ना, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि लोग सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं कि उन्हें शादी ही नहीं करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ऐसा ये मेंटालिटी कि भाई ये सिर्फ लड़कों की या लड़कियों की बात नहीं है, ये दोनों तरफ की बात है कि भाई सही कह रहे हैं। मैच नहीं होगा पेरेंट्स के साथ या हमारे साथ, सिंगल रह के देख लिया जो मैंने आपको अभी बताया हॉस्टल और पेन गेस्ट में इतना रहने के बाद, तो वो उस वजह से इतनी एज तक भी शादी नहीं कर रहे हैं। तो क्या उसमें क्या करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के समय में बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि बच्चे या तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, और शादी करेंगे तो फिर उनको बिल्कुल अकेले अपने हिसाब से अलग रहना है। हाँ। तो देखिए, फिर मैं वहीं लौट करके आती हूँ कि उनको पुश ऑफ बाहर किसने किया? हमने किया। उनको अकेले रहने के लिए मजबूर किसने किया? हमने किया। तो उनमें पेशेंस अब डेवलप रातों रात तो नहीं होगी, रातों रात तो नहीं होगी। ओके। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये बच्चे परिवार से अलग रहे हैं, तीसरी बात, जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इम्पैक्ट हमारी कल्चर पर इतना डीपली आ रहा है कि वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, एक सीरीज़ है फ्रेंड्स करके, एक सीरियल है जो मैक्सिमम बच्चे देखते हैं, सबके बच्चे देखते हैं। वो एक ऐसा सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ था फ्रेंड्स करके, जिसमें ऐसा दिखाया है कि कुछ फ्रेंड्स अकेले बैचलर लाइफ लीड करते हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना मैरिज की है ना फैमिलीज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं है। दैट इज़ वन सच थिंग कि आप जब चाहें आप मैरिज कर सकते हैं, जब चाहें आप मैरिज तोड़ सकते हैं। मैरिज कर लेना भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और मैरिज को तोड़ लेना भी बहुत सिंपल सी उतनी चीज़ है। वैल्यू नहीं रही है नहीं मैरिज की अभी। तो जो टीवी सीरीज़ हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो वैसे ही मूवीज़ वो देख रहे हैं, पूरा दिन वो अपने फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें से 90% थिंग्स वेस्टर्न कल्चर के। तो मैम ये तो अब गलत है ना। अब सही और गलत तो हम इस समय नहीं डिसाइड कर सकते हैं। सही और गलत हमें तब डिसाइड करना है जब हमारे बच्चे वो सब देख रहे हैं। राइट। अब क्योंकि बच्चे उन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो वो उन चीज़ों को बहुत नॉर्मल मान रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए या हमारी वाली पीढ़ी के लिए एबनॉर्मल है। जैसे बहुत सारी बार शादी कर लेना और बहुत सारी बार डिवोर्स ले लेना नॉर्मल है वेस्टर्न कल्चर के लिए, हमारी के लिए नहीं। अब क्योंकि वो उन चीज़ों को देखकर बड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को नॉर्मल एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। आज के समय में हमारी सोच से ज़्यादा जो इन टीवी सीरियल्स और मूवीज़ की सोच है वो हमारे बच्चों पर ज़्यादा हावी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनका वक्त हमसे ज़्यादा अपने लैपटॉप पर या अपने फ़ोन पर गुजरता है। उस वेस्टर्न कल्चर से, उसके इम्पैक्ट से
इस पीढ़ी को बचा पाना और उनको ये समझा पाना कि ये गलत है, इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। पेरेंट्स और बच्चे के साथ क्लोजनेस चाहिए, और वो जो एक नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में बैठ गया कि मैरिज हो गई तो वो तो टूटेगी ही, या मैं एडजस्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, या मैरिज के बाद अगर डिवोर्स ही होना है तो मैं शादी ही क्यों करूँ। इन चीज़ों के लिए बच्चों को बैठ करके आराम से समझाने की ज़रूरत है कि वो वेस्टर्न कल्चर में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। और अगर वो परिस्थितियाँ आती भी हैं तो उसके लिए काफ़ी हद तक, बुरा मत मानिएगा, हम भी जिम्मेदार हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक लड़की शादी होकर के एक परिवार से दूसरे परिवार में गई, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल ने क्रिएट की। राइट। ठीक है, तो उस लड़की की किसी से आज झगड़ा हुआ, परिवार में सास से हुआ, ननद से हुआ, या फैमिली के किसी मेंबर से हुआ, शाम तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो भूल गई कि सुबह झगड़ा हुआ था, शाम तक सास ने प्यार से पुचकार के समझा लिया, प्यार से अच्छा सा खाना बना के खिला दिया, हस्बैंड ने हग किया, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे दिन उसको याद भी नहीं है कि कल सुबह मेरा किसी से छोटा मोटा या कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। ऐसे ही छोटी मोटी बहुत सारी बातें परिवार में होती थी जो अगले दिन या 2-4 दिन बाद ख़त्म हो जाती थी, और फिर वो अपना नया दिन, नई शुरुआत करके लड़की भी और परिवार भी एक दूसरे में रम बस जाते थे। अभी क्या होता है कि मोबाइल पर पेरेंट्स बच्चों को बार बार पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या सुना। अब वो उसमें फिर क्या होता है, जो लड़की के पेरेंट्स हैं या लड़के के पेरेंट्स, दोनों ही साइड से, जब उनकी एडवाइस उनकी फैमिली लाइफ में एंटर हो जाती है, ये दोनों की तरफ से लड़के के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और लड़की के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो दोनों बच्चे अपने हिसाब से धीरे धीरे एक दूसरे को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा लड़ेंगे भी, थोड़ा झगड़ेंगे भी। आज झगड़ा होगा, कल तक वो खुद ही भूल जाएंगे। उनको अपनी प्रॉब्लम्स उनके अपने लेवल पर सॉल्व करने दीजिए, ठीक है। सेम टाइम अगर लड़की ससुराल में रह रही है तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ससुराल वाले हैं वो भी डिवोर्स कराने के लिए थोड़ी ना लड़की शादी करके लाए। सीधे पॉइंट है, वो उनके घर की गृह लक्ष्मी है। वो ज़रूर चाहेंगे कि वो अब इतने बड़ा परिवार जो है उसकी कल्चर को, उसकी तहजीब को, उसके तौर तरीक़ों को समझे और उनके अनुसार ढले। और ऐसा नहीं है कि वो लड़की के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल नहीं ढालेंगे। आजकल की पीढ़ी बहुत समझदार है। राइट। पेरेंट्स भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो नई दुल्हन, नई लड़की हमारे घर में आई है, हम भी अपने आप को काफ़ी कुछ उसके हिसाब से ढालें, और ढालते भी हैं। लेकिन उसमें जो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस, बार बार दिन में 10 बार सपोज हम बच्चे को फ़ोन करें, अभी क्या हुआ, अभी तुमने क्या खाया, क्या पिया, किससे झगड़ा हुआ, किसने तुमको क्या कह दिया, अच्छा उसने ऐसा कहा है, तुमको ऐसा कहना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। वो बेचारी बच्ची के दिमाग में कोई बात दूर दूर तक थी नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने डाल दी। राइट। अब वो अपने पेरेंट्स की एडवाइस के हिसाब से बिहेवियर करेगी। तो जो छोटी सी प्रॉब्लम छोटे से सॉल्यूशन से ख़त्म हो जो सकती थी, एक्चुअली वो भूल सकती थी वो भूल नहीं पाई, ऐसा हुआ। भूल भी नहीं पाई। दूसरी बात ये कि ये बच्चे बहुत इनोसेंट हैं। एक आज की पीढ़ी की एक बहुत अच्छी तारीफ जो मैं करती हूँ, ये जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, वो ये कि उनके जो दिल में है वही जुबान पर है। इन बच्चों में चालाकी नहीं है, एग्जैक्टली, इनमें छल कपट बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल हैं, और वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इनफैक्ट उनकी लाइफ की चीज़ों को कॉम्प्लिकेट हमारी पीढ़ी कर रही है। हम चाहते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से चले, हमारी सलाह से चले। तो वो जब चाहे लड़की के पेरेंट्स का इंटरफेरेंस हो, चाहे लड़के के पेरेंट्स का इंटरफेरेंस हो, जब वो हद से ज़्यादा उनकी लाइफ में आता है, वो डिवोर्स का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। मैम, हमारा जो इंडियन कल्चर है, पहले तो डिवोर्स के केस मतलब सुनने भी नहीं चाहते थे। डिवोर्स होता क्या है वो पता भी नहीं होता था, मतलब हमारे दादी इन सबको। तो अभी ये चीज़ बहुत नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही समझा जाता है। तो जो इंडियन कल्चर में जो शादी को मतलब 7 जन्मों का जो साथ माना जाता है, अगर उसको वापस अगर बरकरार रखना हो, ऐसा नहीं कि हम पूरे देश को सुधार सकते हैं, पूरे कल्चर को सुधार सकते हैं, बट फिर भी आपके मेन पॉइंट क्या रहेंगे इस चीज़ में? देखिए, उसके लिए लड़के के पेरेंट्स को भी ये बात अपने बेटे को समझानी पड़ेगी कि जो समय का बदलाव है उसके साथ तुम्हें अपने आप को बदलना है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ बेटे को समझाओ कि जो लड़की आ रही है बेटा, तुम्हें उसके हिसाब से बदलना है। और लड़की के पेरेंट्स को भी ये समझाना होगा कि बेटा देखो, जिस परिवार में तुम जा रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें भी अपने आप को बदलना है। उल्टा होता है, आज हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, वो तुम क्यों एडजस्ट करोगे बेटा, वो लोग करेंगे ना। या मैं मेरे बेटे को कहूँ कि अरे नहीं नहीं, तुमको नहीं एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से लड़की को बदलना है, तो क्लैश होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे बेटे की अभी शादी हुई है, दो इट्स अ वेरी पर्सनल एग्जाम्पल। जिससे उसकी लड़की से उसकी शादी हुई है, वो उसकी क्लासमेट है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट।
बट स्टिल शुरू शुरू में वो आई, हर चीज़ उसके हाथ में देना। मैंने कहा नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही उसका है, इसलिए जितना काम तुम करोगे उतना बेटे को भी करना है। मैंने उसको समझाया कि उसको काम करके देना नहीं है, उसको अपने साथ काम करने की आदत डालो। और अभी जब लास्ट टाइम वो आए थे तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी, वेरी हैप्पी, आई फील प्राउड ऑफ माई सन नाउ अबाउट दिस थिंग, कि वो अपनी वाइफ को बराबर मदद करता है। और ये देखकर मुझे अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। कितनी बड़ी बात सिखाई आपने, मतलब नहीं तो सास कैसे होते हैं। मुझे अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है ये देख करके कि वो आज जो काम जिंदगी में उसने कभी नहीं किया, एक गिलास पानी लेकर के वो नहीं पीता था, आज वो चाय बना करके दे रहा है, उसके साथ कपड़े सुखा रहा है, उसके साथ शॉपिंग करने जाता है, उसको हर कदम पर मदद कर रहा है। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे पेरेंटिंग कर पाई हूँ तो आई फील प्राउड ऑफ माई सन एंड आई फील प्राउड ऑफ माई पेरेंटिंग। बहुत बड़ी बात बोल दी, और आई होप कि ये चीज़ सारे पेरेंट्स समझे, स्पेशली सारी माँ समझे, क्योंकि घर पे एक्चुअली सारे दिन वही रहते हैं। देखिए, दूसरे की बेटी अगर आपके घर आई है तो वो आपकी नौकरानी नहीं है। बात सही है। ठीक है, वो उसका भी घर है, वो भी काम करेगी, लेकिन वो ही काम करे और आप सब बैठे रहे, वो गलत है। मैम एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे आपकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी रही है और आपने बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आजकल के जो बच्चे हैं वो सब शादी से पहले ना बहुत सारा टेस्ट ही लेते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैचिंग, मतलब हमें हमारा नेचर, हम में सारी चीज़ें मैच है नहीं, कंपेबिलिटी बोला जा सकता है उसको। तो वो चीज़ आपके टाइम पे नहीं होती थी, आप लोग आई थिंक देखते भी नहीं थे, मुझे लगता है एक हाँ, दूसरे को। नहीं होती थी। मैंने भी मेरे हस्बैंड को शादी के पहले ठीक से देखा भी नहीं था, ये सही हाँ, बात है। क्या पर मानते हो आप इस बारे में मैम? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि बदलाव तो समय का नियम है, वो तो बदलाव तो होगा, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। और मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानती कि अगर बच्चा अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुनता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, अगर आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो आपका ड्रीम बॉय है या ड्रीम गर्ल है, उसमें ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय से मेरा मतलब सिर्फ बहुत हैंडसम होना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका नेचर, उसकी एजुकेशन, उसकी हैबिट्स, उसका बैकग्राउंड, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं। तो अगर आप 10 में से चुनते हैं एक, तो कुछ गलत नहीं है। देखिए, भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें स्वयंवर की परंपरा थी। हाँ, आप याद कीजिए उस चीज़ को, एक लड़की को में इनफैक्ट फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी हमारी। जो लोग कहते हैं कि भारत में नारी को पीछे रखा गया, नहीं जी, नहीं रखा गया। ये जो मुगल काल आया उस समय नारी को पीछे धकेल दिया गया, वरना स्वयंवर में लड़की के पास ऑप्शन होता था कि 100 राजकुमारों में से, 100 लड़कों में से वो किसको चुनेगी, इसकी इंडिपेंडेंस 100% उसको होती थी। महाभारत और रामायण में है तो ही वो मेरा चीज़। ऐसा मानना है आज वही कल्चर लौट करके आ रही है, तो इसका तो हमारे ऋषि मुनियों ने समर्थन किया, हम क्यों नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो टॉपिक तो ठीक है, जैसे कि माँ सीता ने भगवान राम जी को जैसे खुद ही स्वयंवर था, और सेम चीज़ द्रौपदी के केस में भी हुई है, तो वो टॉपिक ठीक है। बट अभी भी मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़का लड़की ये चीज़ देखते हैं कि हम में क्या सिमिलर है, जबकि एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, दो बच्चों में भी वो सिमिलरिटी नहीं दिखती है, वो काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी नहीं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में अलग होते हैं। तो फिर अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे सिमिलर कैसे हो सकते हैं? देखिए, और 100 दूसरा हाँ, चीज़ कि अगर जैसे सेम नेचर नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है या थोड़ा बहुत डिफरेंट है, कुछ चीज़ें मैच हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, तो क्या उनकी नहीं शादी के बाद पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। भगवान जोड़े इसी तरह बनाता है कि एक कमी जो हस्बैंड में है वो वाइफ में नहीं होगी। एग्जैक्टली, जो मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। एग्जैक्टली भगवान जोड़े ही ऐसे बनाता है हाँ। कि आप देखिएगा, जनरली ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक बहुत बोलता है, दूसरा चुप होगा। एक बहुत प्रैक्टिकल है, दूसरा बहुत सेंटिमेंटल होगा। ऐसा ही भगवान जोड़े बनाता है, और तभी आप एक्चुअली गृहस्थी को चला सकते हैं। बट अभी लोगों की थॉट क्या हो गई है, मतलब बच्चों की थॉट या आजकल की जनरेशन की थॉट क्या हो गई कि हम सिमिलर नहीं है ना, तो हमारी नहीं जमेगी। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मुझे, नहीं है। मैं भी ये चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा शायद मैं गलत हो सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई इंट्रोवर्ट है और कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है, कोई शाय है, कोई बिंदास अपनी बात को रख रहा है। ठीक है, हार्ड वर्किंग दोनों ही है, प्रैक्टिकल दोनों ही है, इमोशनल दोनों ही है, फैमिली के हिसाब से रिस्पेक्ट दोनों ही कर रहे हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट है दोनों में। कोई लाइफ को बहुत खुले से जी रहा है, कोई जी रहा है बट ऐसे अपने हिसाब से जी रहा है, मतलब अपने नेचर में। तो क्या वो दोनों खुश नहीं रह सकते? उनका थॉट वो प्रोसेस। ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि वो जो उनमें डिफरेंस है वही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो जो उन दोनों में डिफरेंस है वही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता क्या है। लगता है आजकल की जनरेशन को कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो हम दोनों अलग अलग सोचते हैं, इस वजह से
वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जबकि मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, आप मुझे राइट करना, कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी और हम दोनों, अगर सारी चीजों में नहीं बट कुछ कुछ मामलों में हम अलग सोचते, तो हम डिस्कशन करेंगे उस बारे में एग्जैक्टली कि क्या वो सही है क्या गलत है। सही बात है। वो अलग सोच ही तो सॉल्यूशन निकालेगी, वही तो मैम, वो अलग सोच ही सॉल्यूशन निकालेगी, अगर हम क्योंकि अलग अलग सोच होने से आप उस प्रॉब्लम के दोनों पहलू को देख पाएंगे, एग्जैक्टली, वरना आप एक ही पहलू को देखेंगे, दूसरे को देखेंगे ही नहीं। तो यही मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो कंपेबिलिटी इतना माना जाता है, उसके इवन इंटरनेट पे टेस्ट चल रहे हैं, आपको पता है कि सारा चीजें डालो, एज डालो, ये डालो, ये डालो, सारी चीजें डालो और वो दिखाता है इतना परसेंटेज। मतलब आजकल हमें कंप्यूटर बताएगा ये चीज। देखिए देखिए देखिए, हमने मशीनी युग के साथ इंसान को मशीन बनाना शुरू कर दिया है, और जब इंसान मशीन बन जाएगा तो फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, और लाइफ तो इमोशंस से चलती है। अगर आपकी इमोशंस खत्म हो गई तो लाइफ खत्म हो गई, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो परिवार हो। इवन मैं तो एक किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ, वो चाहे कोई फैक्ट्री है या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई वर्किंग हाउस है, कुछ भी है, सब कुछ इमोशंस से चलता है। जहाँ इमोशंस खत्म हो जाती हैं वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर हम अपनी कंपैरेटिबिलिटी मशीन से चेक करेंगे तो हम भी तो मैकेनिकल हो जाएंगे, और जब हम मैकेनिकल हो जाएंगे, फीलिंगलेस हो जाएंगे, तो फिर परिवार कैसे चलेंगे? पता नहीं, लोग जैसे पहले क्या होता था, पेरेंट्स जाते थे, मैंने अपने पेरेंट्स की खुद की शादी देखी है, उनके पेरेंट्स के बारे में सुना है कि मेरी बुआएं गई मेरी मम्मी के पास, उन्होंने देखी, पापा ने तो देखा भी नहीं था, वो फाइनल करके आए, और मतलब फाइनल करने के बाद आई थिंक 1.5-2 महीने के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, और उसके बाद 1.5 साल बाद सीधा शादी के मंडप में। पहले तो शादियां ऐसे ही होती थी। हाँ, वो एक ट्रस्ट होता था, तब वो कोई टेस्ट नहीं होता था नेचर सिमिलर है या नहीं, और उनकी शादियां अभी तक चल रही है खुशी खुशी। और आजकल इतना टेस्ट नहीं, उन शादियों में भी प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब वो ये चलता था, था। एक चीज़ थी, उन्हें सिखाया गया था कि तुम्हें निभाना है, हाँ, बस वो उन्हें पॉइंट। सिखाया गया था तुम्हें निभाना है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उस पर आपके बच्चों की लाइफ बहुत हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे निभाना है तो वो निभाएंगे, और अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला एडजस्ट करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं करता है तो नो प्रॉब्लम, छोड़ के आ जाओ। मतलब देखिए, अगर कहीं एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, अगर किसी केस में एक्सट्रीम प्रॉब्लम है और बिल्कुल नहीं निभ सकता है, तब मैं डाइवोर्स को गलत भी नहीं मानती हूँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए निभाने की, मैं वही उस हद तक जहाँ तक संभव हो सके। कि शादी इतना पवित्र रिश्ता है, उसको एक झटके में कैसे, मतलब वो सबसे सबसे ज्यादा प्योर रिलेशन है, इस पूरे सारे रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको ऐसे एक झटके में छोड़ने का, एक झटके में डिवोर्स देने का, ये मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मतलब आजकल के बच्चे इतना इजी वे में उसको कैसे ले सकते हैं। नहीं तो फिर बात वही है ना कि फिर आपकी प्रॉब्लम्स का वो एंड नहीं है, क्योंकि आप दूसरी शादी करेंगे, हाँ, वो निभेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है, तीसरी करेंगे, वो निभेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है, चौथी करेंगे, वो निभेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट लंदन में है, अभी 2-4 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो शी वॉज टेलिंग मी कि मैम यहाँ पर 3 शादियाँ तो नॉर्मल हैं, 3 शादियाँ तो नॉर्मल हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जहाँ 3 शादियाँ नॉर्मल हैं, तो जो आपकी फर्स्ट मैरिज हुई उसकी मेमोरीज आपके पास ज़रूर है, बच्चे भी हैं, हाँ, दूसरी मैरिज हुई उसकी मेमोरीज भी हैं, बच्चे भी हैं, तीसरी शादी हुई उसकी मेमोरीज भी और बच्चे भी, और चौथी भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो पास्ट है वो आपको नहीं खींचता हो, इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वही पॉइंट है ना मैम। और कहीं तो आपको एक एंड उसको करना पड़ेगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पहले के साथ नहीं निभा, दूसरे तक पहुंचे वहां तक ठीक, लेकिन वहां भी तोड़ा, तीसरा चौथा, तो इसका तो कोई फिर एंड नहीं है ना। पॉइंट तो सही है मैम, और फिर इसका मतलब आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू कोई नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है, और एक तो आप तो आपकी कहीं भी सुखी नहीं होंगे। और इमोशंस की वैल्यू सेम, मैं चीज बोलूंगी कैरेक्टर की भी। मतलब ऐसा है कि वेल, आप कैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मैं मतलब इसको कैरेक्टर से ज़्यादा मैं इसको कैरेक्टर से ज़्यादा इमोशंस का और एक सोशल सिस्टम का हिस्सा मानती हूँ, क्योंकि एक सोशल सिस्टम जो हमने सेट किया था वो एक शादी का था। जो सोशल सिस्टम यूरोप में या अमेरिका में सेट हुआ वो मल्टीपल मैरिजेस का था। अब वही बात है कि जब वेस्टर्न कल्चर ट्रांसफ़र होकर के ईस्टर्न कल्चर पर हावी हो रही है, तो वहाँ की अच्छाइयाँ भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और बुराइयाँ भी आएंगी। अब इन बुराइयों से फाइट आउट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
चेंज होना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करेंगे इस चेंज को रोकने की, हमें करनी चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा देखो, अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस है, बैठ के सॉल्यूशंस निकालो। अगर तुम दोनों से नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे। राइट। लेकिन फिर जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है उसके प्रति, वो उस प्रॉब्लम को और रायता बिखेरने के बजाय समेटने का होना चाहिए। ठीक है, आज मेरे बच्चे ने अगर कोई गलती की है तो मुझे, अगर उसकी गलती नहीं भी है तो भी मुझे कोशिश करनी चाहिए उसको समझाने की, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, हो सकता है तुमसे भी गलती हुई हो। हाँ, लेट गो करने या करना बहुत अगर बड़ी मैं बात है। उसको और प्रमोट करूंगी कि नहीं नहीं तुम्हारी तो गलती नहीं थी, तुमने ऐसा, तुम क्यों झुके, तुमने ये स्टेप क्यों लिया, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम वो खाई बढ़ेगी, राइट। घटेगी नहीं। राइट। मैम, आप इतने अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए, तो सबसे पहला तो ये पॉइंट कि एक दूसरे फैमिली में जाके सबको अपना कैसे बनाया, उसके लिए आप क्या ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे? वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम तभी है, तो पूछ रही जिंदगी, हूँ। पूरी जिंदगी गुजर जाती है। उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की है वो है झुकना। ओके। मैं बड़ों के सामने भी झुकी और छोटों के सामने भी झुकी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, तकरार हुई, कुछ हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि साइलेंस हर चीज़ का जवाब है। राइट। जब मुझे लगता था कहीं तकरार है तो मैं चुप हो जाते थे, और उस चुप्पी ने ऐसे बहुत सारे जवाब लोगों को दे दिए जो शायद शब्द नहीं दे सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अड़ने के बजाय झुक करके अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो शायद वो ज़्यादा अच्छी तरह संभल सकती है, सुलझ सकती है। कई बार ऐसे भी होता है कि आप एक फैमिली से, मतलब आप जब अपने इन लॉज के वहाँ जाते हो, कईयों की फैमिली मेम्बर की बात आपको नहीं भी अच्छी लगती, तो भी आप प्यार से आपको रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप क्या फील करते थे? हाँ, रहना पड़ता है, कई बार गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया या मैं हमेशा उन लोगों की हर बात के साथ एग्री कर गई। आया गुस्सा, पर मैंने वही बोला ना कि गुस्से में जो शब्द आपके मुंह से निकल गए उनको आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो मेरी मदर ने एक बात सिखाई थी कि चुप्पी हज़ार सवालों का जवाब है। तो वो चुप्पी जो थी उसने ही मुझे एडजस्ट करना, रहना, सबका प्यार बटोरना सिखाया। आपकी जो मतलब आप इतने टाइम से जो आप अपनी बिफोर मैरिज की बता रहे हो फैमिली, तो उसमें आपका नेचर ना, मुझे मतलब जैसा आपको मैं अभी भी देखती हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और आजकल के ज़माने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप तब भी रहे होंगे। तो आपने क्या एग्जाम्पल सेट किए थे उस फैमिली में? वेल, डेफिनेटली येस, आई वॉज अ टॉम्बॉय काइंड ऑफ हाँ। गर्ल, जो मेरे पेरेंट्स ने या किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो इतनी टॉम्बॉइश लड़की है ये एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली में जा कर के एडजस्ट हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स ने शादी कर दी थी, मगर उनको हमेशा इस बात का डर था कि इतनी ट्रेडिशनल फैमिली में ये लड़की एडजस्ट कैसे होगी। तो मुझे समझ आ गया था कि ठीक है, ये जो चेंज हुआ है इसको एक्सेप्ट करना है, और उसको जो मैंने एक्सेप्ट किया वो बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बना। बाकी लोगों ने भी मेरे पीछे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, जिससे बाकियों के लिए भी चीज़ें ईजी हो गई। एक इंस्पिरेशन बन गए, मतलब आप। बिल्कुल, देखिए, एक्सेप्टेंस किसी भी चीज़ का हो, किसी थॉट का हो, किसी आइडिया का हो, किसी कल्चर का हो, वो आपके लिए चीज़ों को आसान बना देता है। राइट। क्योंकि रिफ्यूज़ल अगर आप करेंगे तो रिफ्यूज़ल के बाद भी अगर एक्सेप्ट करना पड़ा वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम, अभी ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब एक ही फैमिली में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, एक फैमिली है और उसमें 2 से 3 मतलब बहुएं हैं, और वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रही है, फैमिली बैकग्राउंड से आ रही है। कोई बहुत पुअर घर से आ रही है, कोई बहुत रिच घर से आ रही है, कोई ऐसा है कि वर्किंग रह चुकी है, कोई ऐसा है कि नॉन वर्किंग रह चुकी है। और जब वो एक ही फैमिली में मिलते हैं, तो जो फैमिली, जो इन लॉज रहते हैं उनके सेम, तो उनको ना चारों को देखने का नजरिया चेंज होता है, चारों को ट्रीट करने का नजरिया चेंज अलग होता है। एकदम सही बात तो है। वो क्यों, और उस केस में क्या करना चाहिए इन लॉज को, क्या आप क्या बोलना चाहेंगे उस केस में? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जो 4 बहुएं अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से या अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आई हैं, उनको देखने का नज़रिया डेफिनेटली अलग होता है। इसमें इन लॉज को एक बात समझनी पड़ेगी कि वो बैकग्राउंड सिर्फ तब तक था जब तक वो लड़की अपने पिता के परिवार का हिस्सा थी। जब वो आपके परिवार में आ गई है, आपको चारों को बराबर ट्रीट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भविष्य के लिए एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो आपको नहीं दिख रही है। वो ये है कि उनमें आपस में किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम्स, फ्रिक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप उसकी नींव रख रहे हैं फिर।
क्योंकि आप एक को अच्छा ट्रीट करेंगे, एक को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, तो वहीं से आपने झगड़े की शुरुआत करा दी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार में सामंजस्य रहे, हार्मनी रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे, तो आपको उनकी बैकग्राउंड्स को भूलना पड़ेगा। ये सच बात है। जो वर्किंग बहुएं होती हैं उनको हायर स्टेटस दिया जाता है, जो फाइनेंशियली बहुत रिच बैकग्राउंड से आती है उनको हायर स्टेटस दिया जाता है, जो पुअर बैकग्राउंड से आई है उसको थोड़ा नीचा दर्जा दिया जाता है। ये गलत चीज़ है। Yes. रीज़न ये कि आज वो आपके परिवार की बहू है, अब उसका फाइनेंशियल स्टेटस वो है जो आपके परिवार का है, आज उसका सोशल स्टेटस वो है जो आपके परिवार का है। भूल जाइए वो कहाँ से आई है। या तो उस घर में शादी करनी नहीं थी, और अगर कर ली है तो अब वो आपके ही शरीर का एक अंग है। राइट। अपने शरीर का हर अंग इंसान को प्यारा होता है। ठीक है, हम कहें भाई सर तो सोचने का काम करता है, सर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैर तो चलने का काम करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, सर को पैर ही लेकर के चलते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बहुत बहुत बड़ी बात आपने एक्चुअली बोल दी आज, और आई होप कि सबको समझ आई ये बात, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक पराए घर से, मतलब एक अपने घर से पराए घर में जो लड़की जाती है उसको वैसे भी बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली अपने एग्जैक्टली पूरे नाम से लेके सरनेम तक चेंज करना बिल्कुल, पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल हमारे सही सिंधियों में तो नाम भी चेंज होता है, बिल्कुल, सरनेम तो बिल्कुल। होती है, नाम भी चेंज होता है। ओके। तो इतना कुछ चेंज होने के बावजूद वो आपके घर में एडजस्ट कर रही है, सबको प्यार दे रही है, और फिर वो ऐसी ट्रीटमेंट अपने लिए देखती है, तो उस पे क्या बीत रही होगी वो। तो देखिए, आप उसके अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आज जो आपने दिया है कल वही आप पर वापस आएगा। राइट राइट राइट। आज आप उसमें अगर एंगर और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके रिपरकशंस कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को झेलने तो पड़ेंगे। फिर रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही कर्मों के फल है फिर जो कल हमें भोगने हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मैम, और क्या बताना चाहेंगे आप? क्या क्या एक मैसेज रहेगा? वैसे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और भी अपने बहुत सारे पॉडकास्ट शो आपसे रहने वाला है स्पिरिचुअलिटी को लेकर और कमर्शियल, लेकिन अभी के लिए यूथ से लेके और सारे आपके एज के लोगों से लेके सबको क्या एक मैसेज रहेगा? एक पूरी समरी अगर मैं बोलूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे? ठीक है, मेरा ये कहना है कि दिमाग को जितना खुला रखेंगे उतना लाइफ आपके लिए ईजी होगी। हर व्यू पॉइंट को, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। परसेप्शन ऐसा रखिए हर चीज़ के प्रति कि हम जब प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं तो हमारे लिए लाइफ अपने लिए भी मुश्किल, दूसरों के लिए भी मुश्किल। तो जितना दिमाग को खुला रखेंगे हर तरह के खाने के लिए, पीने के लिए, समाज के लिए, विचारधारा के लिए, व्यू पॉइंट्स के लिए, उतना आप ज़्यादा वर्सेटाइल होंगे, उतनी सारी चीज़ों को सीखेंगे, और उतना ज़्यादा आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। राइट। लाइफ आपके लिए भी ईजी होगी और दूसरों के लिए भी बहुत ईजी होगी जिनके साथ आप मिलजुल रहे हैं। मतलब आपकी बात से ऐसा लगता है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज़ में, ये क्यों, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो खुद तो परेशान होते ही हैं, सामने वाले को भी, जो लोग उनसे अटैच होते हैं उनको भी परेशान करते हैं। एग्जैक्टली ओवर थिंक मत कीजिए। हाँ, तो उस केस में एक बार या दो बार सोच के डिसीजन नहीं, लेना चाहिए। सोचना गलत नहीं है, लेकिन ओवर थिंक करके क्या होता है, हम इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी बना इतना देते हैं। ह्यूज करके देखते हैं, तो फिर क्या होता है, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें हर प्रॉब्लम बहुत बड़ी नजर आती और है। ऐसा नहीं लगता मैम कि जजमेंटल लोग हो रहे हैं वो आजकल, वो सही नहीं है? मतलब हम सामने देखिए, वाले को हर छोटी छोटी चीज में जज कर रहे हैं अपने नजरिए के हिसाब से। हाँ, उसका रीज़न वही जो मैंने अभी पहले बार बात कही कि हम जब अपना नज़रिया बहुत खुला नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ जो हमारे सबके दिमाग में बैठ जाती है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है मैंने जो सोचा वो सही, मैं जो कर रहा हूँ वो सही, और हर चीज़ मेरे हिसाब से चले। जिस दिन ये तीन चीज़ हमने छोड़ दी उस दिन हम जजमेंटल होना छोड़ देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो खुद जजमेंटल बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी लाइफ है और हर किसी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो ना मैं किसी को जज करूँ ना मुझे कोई जज करे। डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई इंसान अपना, उसकी एक हैबिट है कि वो जजमेंटल पर्सन ही है या जजमेंट सबको जज ही करना है, तो कम से कम आपको जो चीज़ परेशान करे या किसी पर्सन को आप जज करे हो तो उस मामले में आप डिस्कस तो करो। हाँ, डेफिनेटली कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तुझे क्या लगता है? अगर आप डिस्कस ही नहीं करोगे उससे खुल के, आप अंदर ही रख रहे हो और शायद आप गलत भी हो सकते हो, तो आपने एक बहुत अच्छे इंसान को, एक अच्छे रिलेशन को खो रहे हो। डेफिनेटली हम जजमेंटल होकर के बहुत अच्छे लोगों को खो देते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये तो गलत ही है, ये तो खराब ही है, इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मुझ में कोई कमी नहीं है?
हम में खुद में भी तो बहुत सारी बहुत सारी कमियां कमियां हैं। हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे सरकमफ्रेंस में, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कमियों के साथ डील कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें छोड़ा नहीं ना। मैम आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे यंगस्टर या सबके लिए एक मैसेज दीजिए, पर पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि आपसे और क्वेश्चन पूछूं। तो मेरे और एक दो क्वेश्चन रहेंगे कि जैसे अभी क्या होता है कि काफ़ी लोग जो इंट्रोवर्ट अपने आप को बोलते हैं, एक्चुअली होते हैं नहीं होते अलग बात है, पर इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट भी हैं, बट वो कम्युनिकेशन नहीं रखते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना कम्युनिकेशन गैप प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे बहुत 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 बड़ा लॉस करवा सकती है। आप ना लोगों से, जैसे आप, मैंने आपको भी जजमेंटल के बारे में बताया कि अगर आप किसी को, एक तो जजमेंटल होना नहीं चाहिए, जज करना नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो, कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं ये गलत है, तो आप उससे डिस्कस करो कि भाई मुझे ऐसा लगता है, क्या ये सही है। तो आप डिस्कस करोगे ना, तो आपका आधा आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन तो आपको वहीं मिल जाएगा। लेकिन जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे किसी नहीं, से। कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक सुषमा स्वराज जी एक बात कहा करते थे कि डायलॉग्स बंद नहीं होने चाहिए, हाँ, है ना। अगर आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, कन्वर्सेशन कीजिए, डायलॉग्स नहीं बंद हो। आप बताइए कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, आपने ये जो चीज़ की है मैं इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ या एग्री नहीं करता हूँ, इसका कोई और सोल्यूशन है क्या, या आपकी ये एग्जैक्टली। चीज़ मुझे सही नहीं लगी। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को बताएंगे ही नहीं कि आपको उसकी कौन सी चीज़ बुरी लगी है, उसको पता ही नहीं लगेगा, दोनों गलतफहमी में जीते रहेंगे। मैम मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन और जजमेंटल पे मुझे ना आपसे और चीज़ें जाननी है। फॉर एग्जांपल कि जो इंसान कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उनको एक्चुअली क्या करना चाहिए, उनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी मतलब बड़ी रखनी चाहिए। और ये चीज़ मैं प्रोफेशनल लेवल पे भी बोल रही हूँ और पर्सनल पे भी, स्पेशली जब हमारा ये शादी का टॉपिक चल रहा है उस पे, कि सारे रिलेशन में, फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड्स हैं, या पेरेंट्स और बच्चे हैं, या फिर कलीग हैं, बॉस सीनियर और जूनियर है, इन सारे रिलेशन में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्योंकि ना सामने वाला क्या सोच रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। लेकिन स्पेशली स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में। या हस्बैंड वाइफ के बीच जब साइलेंस आ जाता है हाँ, तो वो उस रिलेशनशिप की डेथ है। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात गलत लग रही है तो भले ही आप लड़िए, झगड़िए, प्यार से समझाइए, कैसे भी कम्युनिकेट तो कीजिए। क्योंकि राइट, अगर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो किसी भी, देखिए, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात नहीं है, हर रिलेशनशिप में एग्जैक्टली। जहाँ कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है वहाँ वो रिलेशनशिप डेड हो जाती है। तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या आपका सोचने समझने का ढंग, काम करने का ढंग बिल्कुल अलग हो सकता है।